कल ऐसी ऐसी गालियां इन्होंने दी हैं, कुर्सियां मारी हैं एक दूसरे को, कि जो हमारे गली मोहल्लों में नहीं हो, जो आवाम के पैसे पे लूट रहे हैं, कसूट रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। बड़ी तकलीफदेह बात है, एक औरत अपने 2 बच्चों के लिए रोटी मांग रही थी। ये खुद साख्ता अवामी नुमाइंदे सारे के सारे जो हैं, गरीब का खून चूसने वाले जो हैं, ये रात को बगले बजाते रहे हैं, इधर मर्सिडीज गाड़ियां खरीद रहे हैं, अवाम को देने के लिए आटा नहीं है इनके पास। एक ने हेलीकॉप्टर के साथ वो किया जो इंसान अपने कुत्तों के साथ नहीं करता। मोहन सलाई साहब रोज आते थे और एक्स्ट्रा खाली गाड़ी आती थी। मैंने खाली गाड़ी क्यों आती थी? उनका जी उसमें नोट जाते थे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, पंजाब के हवाले से बहुत ज़्यादा पिछले दिनों खबरें गर्म थी और ऐसा लग रहा था कि पंजाब तो बस गया परवेज़ इलाही साहब के हाथ से। लेकिन अब पंजाब में क्या खिचड़ी पकड़ी है कुछ समझ नहीं आ रही। कल रात तक परवेज़ इलाही साहब के जो वकील हैं उन्होंने अदालत में कहा था कि हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे, लेकिन कल रातों रात एतमाद का वोट भी ले लिया। और ये भी कहा जा रहा है 5 अरकान पूरे नहीं थे, 5 मेंबर्स नहीं आए थे, उसके बावजूद भी एतमाद का वोट मिल गया। मतलब ये सब कैसे हुआ? मावेश, आपको मैं सच बताऊं, अगर तो बड़ी कड़वी बात होगी अगर मैंने आपको सच बताया तो, और बहुत मेरे दोस्त जो है नाराज भी हो जाएंगे और मेरी दोस्तियां भी खराब होंगी। अच्छा। लेकिन कल मैंने कोई आधा घंटा देखा है पंजाब असेंबली का सेशन रात को। आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे नफरत हो गई है इन लोगों से, सारों से। अच्छा। मैं एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं इन सारों की बात कर रहा हूं। कल ऐसी ऐसी गालियां इन्होंने दी हैं, कुर्सियां मारी हैं एक दूसरे को, इन्होंने ऐसी ऐसी लड़ाइयां की हैं कि जो हमारे गली मोहल्लों में नहीं होती हैं, जो अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं करते। और ये हमारे कानून बनाने वाले वो लोग हैं जो अवाम के पैसे पे लूट रहे हैं, कसूट रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और रात को मैं अपना चैनल देख रहा था, अपने प्रोग्राम से पहले न्यूज देख रहा था मावेश, उसमें बड़ी तकलीफदेह बात है, एक औरत अपने 2 बच्चों के लिए रोटी मांग रही थी, ठीक है ना, फैसलाबाद में। ये नहीं कोई ऐसा शहर नहीं है, ऐसा गांव नहीं है कि जो हमारी रीच से बाहर हो। और फिर मुझे पता चला, मैंने इसके अंदर जब मैं बीच में पढ़ा हूं तो मुझे पता चला कि भाई घर घर में ये हो रहा है। लोग अपना तड़प गए आटे के लिए, लोग तड़प गए बिजली के लिए, लोग तड़प गए पानी के लिए, लोग तड़प गए इलाज के लिए, अपने बुजुर्गों के, लोगों के बच्चों के लिए। तालीम नहीं है, किताब नहीं है, स्कूलों में छत नहीं है। और ये खुद साख्ता अवामी नुमाइंदे सारे के सारे जो हैं, अपनी सीटें बचाने के लिए, अपने लूट का माल बचाने के लिए, अपनी लूट कसूट को मजीद लीगलाइज करने के लिए, गरीब का खून चूसने वाले जो हैं, ये रात को बगले बजाते रहे, चाहे इस साइड के हो चाहे इस साइड के हो। किसी को होश नहीं थी, किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही, ठीक है, किसी को शर्म नहीं है, किसी को हया नहीं है। ये लोग अवाम के नुमाइंदे हैं। अगर वाकई अवाम ने इनको चुना है तो फिर अवाम ये डिजर्व करती है, ये भूख और अफलास और नंग। और अगर अवाम ने नहीं चुना तो फिर ये किसके मैंडेट से ये सब कुछ यहां पे हो रहा है? यार, कब तक इस मुल्क को हमने एक रखेल की तरह रखना है? रखेल है बकायदा, जिसे हम रोज खेलते हैं, अय्याशी के लिए हमारी ये पैसे नोट भर भर के हम बाहर ले जाते हैं, उनको भर लेते हैं, जायदादें अपनी बाहर बनाते हैं और यहां पे सिर्फ आ जाते हैं हम शलवार कमीज पहन के, वेस्ट कोट पहन के भाषण देने के लिए। कमाल के मुनाफिक नहीं है ये लोग, कमाल के काजिब नहीं है ये लोग। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं, जिनको उस औरत के 2 बच्चों की रोटी नहीं नजर आई, अल्लाह ताला उनकी कब्रें तंग करे उनकी कब्र। सर, इवन पिछले दिनों आटा लेने के लिए जो लाइन में लगे हुए एक गरीब इंसान, उसकी जान चली गई थी। उसको देख के मावेश, जो लाइन में लगा है ना, उसकी वैसी जान निकल गई है। उसके आप देखिए, उसकी इज्जत नफ्स की जान निकली है, उसकी हया की जान निकली है, उसकी शर्म की जान निकली है। आप इंसानी जान, वो तो खुशनसीब है जो मर गया, जो रोज मर रहे हैं। जिसको मौत आ गई तो एक ही दफा आई ना। ये भूख जिसको लगती है उसको तो 2 दफा लगती है दिन में, वो तो दिन में 2 बार ही मरता है। जितना इन्होंने जलील करके रख दिया यहां पे लोगों को, रुस्वा करके रख दिया। और इनकी बातें सुन लें आप, इनकी बातें आप सुन लें।
आप ये देखें कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा क्रेडिट है जी, उन्होंने भीख मांग के इतने पैसे तो जमा कर लिए जो हमें जरूरत थी, वाकई जरूरत थी, एक अच्छी खबर है। लेकिन आप जरा एंटूराज आज मैं देख रहा था कि कितना लंबा उनके साथ गया हुआ था यार। वो भी एस्टोरिया में ठहरे हुए हैं, वहां पे उस होटल में $700 के $800 के कमरे में, और उनकी क्या जरूरत है? मैं फाद हुसैन के जाने का क्या तुक बनता है मुझे बताएं जरा। वो सोशल मीडिया एडवाइजर है या स्पेशल असिस्टेंट है, वो जिनीवा में जाने का उसका क्या तुक है यार, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में। इस तरह की आपको मैं 20 और लिस्ट गिना देता हूं। तो हर एक की अपनी यार मंडियां लगी हुई हैं यहां पे। इधर मर्सिडीज गाड़ियां खरीद रहे हैं, अवाम को देने के लिए आटा नहीं है इनके पास। उधर जो जहाज ले रहे हैं, एक ने हेलीकॉप्टर के साथ वो किया जो इंसान अपने कुत्तों के साथ नहीं करता। यार ये हाल है इन लोगों का, मुझे तो नफरत हो रही है इंसानों से। बिल्कुल सही बात है सर, आपकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली पाकिस्तान विजिट किया था और मैं बहुत अपना दिल खराब करके वापस आई हूँ। मुझे बहुत अफसोस है अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए। और आवाम हमारी, मैं कहूंगा मैंने दुनिया में इससे ज्यादा साबिर आवाम नहीं देखी है। इतना जुल्म होने के बावजूद, इतना खौफनाक जुल्म होने के बावजूद वो लोग मुस्कुरा लेते हैं। उनसे पूछो तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनमें से लूटने वाले, खसूटने वाले उनके सामने आ जाते हैं तो खड़े होकर सलाम करते हैं, इनको बैठने के लिए कुर्सी दे देते हैं। बस मैं क्या कह सकता हूँ लोगों के लिए। सर लेकिन जो भी कल हुआ उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब और मलिक अहमद खान साहब ने काफी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े गुस्से में थे। वो कह रहे थे हम कल अदालत जाएंगे, हमारे पास पूरे सबूत हैं कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। अदालत भी गए, लेकिन उसके बाद इनके गवर्नर ने डी नोटिफाई वाला वापस ले लिया। तो सर अगर यही सब कुछ करना था तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की? आपको याद है कल राना साहब कह रहे थे कि मैं तो इस्लामाबाद से वापस जाऊंगा तो पंजाब वापस लेकर ही जाऊंगा। तो फिर अब ये सब बात यह है कि गवर्नर ने वापस ले ली तो फिर अदालत के मुंह से जाना, और अब ये कहना कि जी कार्रवाई को हम अदालत का हिस्सा बना देते हैं। किसका टाइम वेस्ट कर रहे हो? 35 लाख 40 लाख पता नहीं कितने लाख केसेस पेंडिंग है सारी अदालतों में। अदालतों का यही काम रह गया कि इन लोगों के झगड़े निपटाती रहे, आम आदमी के मसले ना हल करें वो, ठीक है ना। वो इन्हीं के लिए हर वक्त रात को 12 बजे भी खोलती रहे, जो हफ्ते वाले दिन भी लगाते रहे, इतवार के दिन भी इनको रिस्पाइट मिलती रहे। गरीब आदमी जो है वो 9 बजे से लेके 2 बजे तक बस दरनगू होता रहता है। कोई कुटराला बेच के जा रहा होता है अपनी पेशियों के लिए, कोई भैंस बेच के जा रहा होता है। ये हमारे मुल्क का निज़ाम हो गया है। मैं आपको बताऊं, जितनी जालिम हमारे हुक्मरान है ना, जालिम, और यानी हुक्मरान तबके की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा जो इस वक्त हुकूमत में, सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा मैं, हुक्मरान तबके की बात कर रहा हूं। जितने जालिम और बेरहम ये है ना, मैंने जितना भी थोड़ा बहुत मजहब को पढ़ा है, कुरान और हदीस को पढ़ा है, मैं डर के अल्लाह ताला से एक बात कह रहा हूं, ये हम सब पकड़ में आ सकते हैं। अगर हमने इनकी निशानदेही ना की तो हम भी पकड़ में हैं। कोई और जिसने अपनी ड्यूटी ना की इनको पकड़ने में, वो भी अल्लाह की पकड़ में है। ये तो आएंगे ही आएंगे इंशाल्लाह। मैं तो बार बार दुआ कर रहा हूं अल्लाह इनकी कब्रों को तंग करे। जो आवाम का माल खाते हैं, जो बेवाओं को लूटते हैं, जो यतीमों को लूटते हैं, अल्लाह ताला उनको एक निशाना इबरत बना के रखते हैं। सर कब्रें क्या तंग करें, मैं चाहती हूँ उनको दुनिया में ही ये सब चीजें बस अब मैं इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया मारूफ। सर लेकिन पंजाब में इतना कुछ हो गया, पीडीएम को शिकस्त हो गई, लेकिन अभी तक ना तो मरियम नवाज साहिबा का कोई पैगाम आया, ना हमजा शहबाज का, ना नवाज शरीफ साहब का। कहीं इन्होंने पाकिस्तानी सियासत छोड़ने का फैसला तो नहीं कर लिया? देखिए उन्होंने तो पता नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने फैसला कर लिया कि नवाज शरीफ की सियासत को दफन कर देना हमने। नवाज शरीफ जैसा मर्जी हमें पसंद हो या ना पसंद हो, उससे कता नजर उसके, नवाज शरीफ की एक 35 साल की 30 साल की लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी है, और बड़ी सक्सेसफुल लेगेसी है। और बहरहाल नवाज शरीफ ने जितनी देर भी रूल किया, उन्हें को अच्छे काम भी किए, काफ़ी अच्छे काम भी किए, तो ये तो उनका क्रेडिट है। ये लोग अपना सिर्फ उनके नाम पे हुकूमतें करते हैं, टिकट लेते हैं, वजारतें लेते हैं, ऐश करते हैं, प्रोटोकॉल्स लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये उनको सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब हों या मरियम बीबी हों, उन्होंने तो गुस्से में शायद को बयान नहीं दिया और उनको या पूरी तरह फीड नहीं किया सही तरह।
जहां तक हमजा का ताल्लुक है, हमजा तो खुद इसका हिस्सा है, हमजा तो इस गंद का हिस्सा है। पहले तो वो गायब रहे हैं कई हफ्ते बगैर बताए, 2 दिन पहले भाई साहब आए हैं, उन 2 दिन में मुझे तो नजर नहीं आए इस पूरी गहमा गहमी में कहीं, मुझे तो नहीं पता चला उनका क्या एफर्ट है। वो वजीर आला बनने के लिए तैयार थे, अपनी अचकन उन्होंने ड्राई क्लीन करा ली होगी, लेकिन और तो उनका मुझे कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। मुझे तो ये भी नहीं नजर आ रहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उन्होंने इस अवाम की कस्मा कुर्सी पे कोई बात की है, कोई एक लफ्ज बोला है उन्होंने रोटी के लिए, सैलाब वालों के लिए, बेरोजगारों के लिए, ठीक है ना, हाजतमंदों के लिए, बीमारों के लिए कोई एक लफ्ज मैंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मुंह से पिछले इतने अरसे में नहीं सुना जब से वो बनी है। वो तो बाहर फिर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, मुराद ले रहे हैं, प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, लेकिन मजाल है कि जिस अवाम के सर पे वो आते हैं दंदनाते हुए और बादशाह बन जाते हैं, शहनशाह बन जाते हैं, उसके लिए उनको दिल में कोई दर्द तो दूर की बात है, ख्याल तक नहीं आ रहा। मुझे तो ये लग रहा है सर, लेकिन अब परवेज इलाही साहब ने ज़ाहिर एतमाद का वोट ले लिया, कानूनी तौर पर वो क्या लाया, पंजाब असम्बली तोड़ने में कोई रुकावट भी नहीं है, तो तोड़ेंगे फिर पंजाब असम्बली? मुझे तो नहीं लगता वो तोड़ेंगे। देखे, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, मुझे आज मेरे पास एक साहब आए हुए थे माविश के दफ्तर में, मैं बैठा हुआ हूँ और वो मुझे बता, हमसाए हैं वो मलिक रियाज के नवासे के, तो मलिक रियाज के नवासे के पास तो कहते कि मोनस इलाही साहब रोज आते थे और एक्स्ट्रा खाली गाड़ी आती थी। मैंने खाली गाड़ी क्यों आती थी? उनका जी उसमें नोट जाते थे और सिर्फ एक काम करने के 30 करोड़ रुपया कैश रिश्वत ली और काम नहीं किया, फिर मलिक साहब जो है चौधरी साहब से लड़ाई करते रहे। अब ये उस हमसाए ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सदाकत है, लेकिन जब इस लेवल के लोग इतनी बातें कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है ना। वो कहते हैं जुबान खल को नकारे खुदा समझे, जब लोग इतनी बात करते हैं तो उसमें यकीनन कुछ ना कुछ तो होगा ना। वो तो आराम से बैठे हुए हैं वहां पे, पूछने वाला कोई नहीं। खुद इमरान खान ने परवेज इलाही को कह दिया इस बात का। तो परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया, अल्लाह से भी एतमाद का वोट लेना होगा ना। जितना लूट खसूट का माल गर्म किया हुआ है तो अल्लाह से कौन एतमाद का वोट लेके देगा? वहां पे तो हमारे खिजाब भी नहीं काम करेंगे, मेकअप भी नहीं काम करेंगे, वहां पे हमारी प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं काम करेगी, कुछ भी काम नहीं करेगी। जो असल बूथी है ना वही नजर आएगी और उसी से जवाब देना पड़ेगा और फिर बड़े सख्त हिसाब होने हैं इंशाल्लाह। सर, लेकिन हम काफी टाइम से पंजाब में गवर्नर राज के हवाले से चहमगोइयां सुन रहे हैं और अभी भी लाहौर में गवर्नर राज की बाज़गश्त है। आपको लगता है कि हुकूमत ऐसा कुछ करेगी या फिर मैं कहता हूँ लानत भेजें इन सारों पे। मुझे एक बात बताएं, वो जो कल औरत बेचारी 2 बच्चों के लिए रोटी मांग रही थी, गवर्नर आए या चीफ मिनिस्टर आए, उसके बच्चों को रोटी दे रहा है कोई? इनमें से कोई दे रहा है? कभी भी नहीं सर। तो फिर हमें हमारी बला से यार बाढ़ में जाए, खसमानू खान गवर्नर आज लगाएं ना लगाएं, हमारा टाइम ना बर्बाद करें। अगर हमारे लोगों का भला कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते तो बस ठीक है, अल्लाह के हवाले। हमने हाथ से मारना तो नहीं किसी को, हम कानून तो अपने हाथ में नहीं ले रहे, ना लेंगे, लेकिन यह है कि हम बदुआएं तो दे सकते हैं ना, और अल्लाह ताला सुनेगा इंशाल्लाह। जब 20 करोड़ 22 करोड़ लोग ये 200-500 लोगों को बदुआएं देगा ना झोली उठा के, तो इनके लिए दुनिया भी तंग हो जाएगी और आखिरत भी। सही बात है सर। और देखिए, मुल्क में आटे का बुहरान इतना शदीद हो गया है, बलूचिस्तान में तो लोग सड़कों पर लेट गए खुदकुशी करने के लिए, आटे के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसके लिए किसी ने कुछ किया है, कुछ सोचा? कुछ नहीं किया सर, कोई ये आटे का बुहरान वैसे खत्म भी होगा? आपको मैं अभी बताता हूँ, आटे का बुहरान छोड़ दें, अभी तो सैलाब का बुहरान नहीं खत्म हुआ जो इतने महीने पहले का आया। बता, आपको पता है अभी तक तो उन बेचारों अपनी जमीनों पे नहीं जा सके, अभी तक तो वो काश नहीं शुरू कर सकते। अभी आटे का बुहरान है तो अगले साल क्या होगा? कितने लाख लोगों के मरने की दुआ करनी है आपने इन हुकूमतों वालों। और ये गंदम शॉर्ट कैसे हुई माविश? स्मगलिंग करके। तो स्मगलिंग आपने और मैंने तो नहीं रोकनी, हुकूमतों का काम है ना रोकना। और किस तरह गंदम कम हुई? क्योंकि उस्मान बुजदार जैसे फरजंद ने, सपूते आला ने, घटिया आदमी ने, मैं घटिया कहूंगा उसको, उसने 6000 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां जो बनने दी पंजाब में और सारी जरिए जमीन पे बन गई। और भाई लाहौर में कुछ जगह नजर आती है काश वाली? पहले तो हम साइकिल पे जाते थे, खेत इधर शुरू हो जाते थे, जब हम स्कूल में थे इस साइड पे जाओ तो इधर खेत शुरू हो जाते थे। अब तो घर का लॉन है तो है, खेत तो दूर की बात है। पंजाब से आप गुजरांवाला तक जाती हैं, बीच में कुछ जगह खाली नजर आती है? कामों की तक तो एक हो गया।
आप उधर से उकाड़ा की तरफ जाएं तो रास्ते में खाली जगह मिलती है आपको, टुकड़ों में मिलेगी। हर जगह हाउसिंग सोसाइटी, हर जगह हाउसिंग सोसाइटी। यार पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटी जो है वो पैदा ही हम उसको बनाने के लिए होते हैं या उसमें प्लॉट लेने के लिए होते हैं। यानी हवस की भी एक हद होती है ना। मैं तो इसको भी हवस कह रहा हूं, मैं उसको भी हवस कहता हूं जो लोग हर साल उम्रे पे जाते हैं या हज पे जाते हैं। मैं उनको भी मना करता हूं कि भाई लिमिटेड लोग जा सकते हैं, दूसरे लोगों का भी हक रखो। अपनी जगह और लोगों को भेज दो हज पे। तुमने 1 कर लिया, 2 कर दिए, 3 कर लिए, अच्छी बात है, साहिब इस्तात हो, मत शो मारो। अल्लाह ताला तुम्हारे पहले एक हज कबूल कर ले इंशाल्लाह, तो बाकी की नेमत है उसकी औरों को करवाओ, औरों को उम्रा करवाओ। लेकिन नहीं, कहानियां मारी, मैं जा रहा हूं जी, मैं तो रमजान तो रहते ही मैं वहां पे हूं। रहना तुमने 5 स्टार होटल में है, वहीं पे आके फिर तुमने वही मंडी के अंदर जो काम करना है वो करना है। हमें पता ही है, अल्लाह रहम करे। कैसे पता नहीं, यानी हम एक एक चीज जिसपे पूरी पूरी कौम पे अजाब आया हुआ ना, कई बार लगता है हमारे अंदर तो कलेक्टिव सारी चीजें मौजूद है। बिल्कुल सर, सच बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच बात कह रहे हैं। क्योंकि सर बड़ा डिफरेंस फील होता है। मैं यहाँ पे गोरों के मुल्क में रहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ ये हमसे बहुत बेहतर है। हम इनके मुकाबले में ना 1% भी शायद अच्छे नहीं है। सर MQM एक बार फिर से मुत्तहिद हो गई है। आज एक साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या लगता है आपको, इनका ये इत्तेहाद जो है वो कायम रह पाएगा? पता नहीं। देखें, अब ये भी एक ड्रामा कि वो कामरान टिसोरी जिसकी वजह से MQM में दरारें पड़ी, लड़ाइयां हुई, वही कामरान टिसोरी की वजह से सारे जमा भी हो रहे हैं। ये कितना कमाल की बात है, ठीक है ना, कितना उसमें इत्तेफाक है। हो जाए इकट्ठा, हो जाए, लेकिन अगर फिर MQM ने वही रोना है लोकल बॉडी जीत के, जैसे वसीम साहब कहते थे कि जी मैं मेयर हूं लेकिन मेरे पास पावर कोई नहीं, तो फिर ऐसा मेयर ना बनना। के लिए वैसे आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर है आपके ख्याल में, या गरीब ने ऐसे ही रुलना है, ऐसे ही आटे के लिए ख्वार होना? एक अच्छी खबर बता देता हूँ, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड है कि UAE जो है वो भी आपको $2 बिलियन दे रहा है, फिर $1 बिलियन का आपको तेल भी कर्जे पे दे रहा है। ये वो फायदा क्या? 3 महीने के बाद जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम मांगेंगे जाके। हमने काम नहीं करना, हमने अपने मुल्क में प्रोडक्शन नहीं बढ़ानी, अपने मुल्क में पैदावार नहीं बढ़ानी, हमने अपने मुल्क में अनाज नहीं उगाना, एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हमने वो भी इंपोर्ट करना है। हम $24 बिलियन का तेल सिर्फ इंपोर्ट कर लेंगे एक साल में। हम $4 से $5 बिलियन का स्टील इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन स्टील मिल को नहीं चलने देंगे अपनी, जो मर्जी हो जाए। वहां पे 100 अरब का नुकसान करके छोड़ेंगे हर साल। कमाल नहीं है? तो फिर हम 6 महीने के बाद क्या करेंगे? कितनी देर चलेगा ये मुल्क? ऐसे नहीं चलेगा। सही बात है, ऐसे वाकई नहीं चलेगा। ठीक है मुबश्शिर साहब, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं और हमारी दिल से दुआ है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद। कहते हैं जिसकी फितरत में डंक मारना या डसना हो कभी नहीं बदलता। एतमाद का वोट लेकर फैसला सुना दिया कि परवेज इलाही वज़ीर आला करार पाए। ये वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की बदतरीन हार है। एतमाद के वोट से तो कामयाबी हो गई, क्या अब इस हवाई बयान असेंबलियों को तहलील करके नए इंतखाबात की जानिब जाया जाएगा? कैसे पूरा किया जाता है? इमरान खान ने तो ये भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लाओ लश्कर समेत जिनीवा जाकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। या तो वो इस कॉन्फ्रेंस को नाकाम होते देखना चाहते थे या वो नाखुश थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। कहते हैं जिसकी फितरत में डंक मारना या डसना हो वो आपकी अच्छाई और अखलाक देखकर भी कभी नहीं बदलता। इस हवाले से बच्चों को बचपन में ही कई कहानियां पढ़ाई जाती हैं कि सांप को कई साल दूध पिलाने वाले को सांप ने ही डस लिया। ऐसे ही बिच्छू के डंक मारने के भी वाक़यात बेहद मशहूर हैं। लिहाजा बात सादी ये है कि इंसान के एहसान और अखलाक का दामन उसके साथ थामे जो इसके काबिल हो। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा का भी कौल है कि मोमिन एक ही सुराख से बार बार डंग नहीं खाता। इस सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि मौजूदा सियासी हालात में जो खेल खेला गया कल रात गए और फिर सुबह उठकर जिस किस्म का रद्द अमल देखने में आया वो खासा मायूस कुन था। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ ने रात गए पंजाब असम्बली में अपने तमाम मेंबरान को बुलाया
और खूब शोर शराबे और मुस्लिम लीग नून के एतराज़ात के बावजूद इजलास में एतमाद का वोट लेकर गिनती करके फैसला सुना दिया कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला करार पाए। रात गए तक तो तमाम मुस्लिम लीगी रहनुमा और वफाकी वज़रा ने इसे गैर आइनी करार दिया और कहा कि सुबह अदालत में इसके खिलाफ मजबूत दलाइल के साथ जाएंगे, मगर नई सुबह ने नए रंग दिखाए। अदालत में जाकर इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि एतमाद का वोट हो चुका है और हमें एतराज़ नहीं है, लिहाजा पार्लियामान के मसाइल पार्लियामान में हल करेंगे और हालिया एतमाद के वोट के सिलसिले में परवेज़ इलाही को वज़ीर आला तस्लीम करते हैं। एक तरफ तो ये वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की बदतरीन हार है और तहरीक इंसाफ की जीत, मगर इस हार को खुले दिल से तस्लीम करके जिस अखलाकी सियासत का सबूत मुस्लिम लीग नून दे रही है वो किसी तौर मुनासिब नहीं है, क्योंकि अखलाक की बात किसी अखलाक वाले के साथ की जाती है, ना कि उनके साथ जिन्होंने नौजवान नस्ल को बद तहजीब, बद अखलाक और बदतमीज़ बना दिया और मुल्की सियासत में अदम बर्दाश्त और नफरत के कल्चर को परवान चढ़ाया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट को तस्लीम करते हुए डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। दौरान समाअत जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर एतमाद के वोट से मुतमईन है, जिस पर गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि एतमाद के वोट के रिकॉर्ड को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना देना चाहिए। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने परवेज़ इलाही के वकील से पूछा, बैरिस्टर अली ज़फ़र आप क्या कहेंगे, फ्लोर टेस्ट हो गया, क्या आप इस दरख्वास्त की समाअत पर जोर देंगे? बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मैं इस नुक्ते पर ब्रीफ दलाइल देना चाहता हूँ, हमारे पास वोट मौजूद हैं, ये मामला असूल का है, गवर्नर को वजूहात देना चाहिए थी। वकील चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, बज़ाहिर तो दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है, गवर्नर का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं था। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने रिमार्क्स दिए कि वोट लेने के बाद एक मामला तो हल हो गया है, आर्टिकल 137 के तहत एतमाद का वोट ले लिया गया है, अब मामला ये रह गया है कि गवर्नर का नोटिफिकेशन ठीक था या नहीं। जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि अगर आप ये कहेंगे कि गवर्नर का हुक्म गैर कानूनी है तो मामला आखिर तक जाएगा, जबकि जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने कहा कि अगर गवर्नर का हुक्म देखना है तो फिर हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। आपने इसका हल ठीक निकाला, गवर्नर के इत्मीनान के लिए एतमाद का वोट ले लिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को हटाए जाने का इक़दाम तो गैर कानूनी था, जिस पर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने कहा कि क्या अदालत इत्तफ़ाक़ राय से एक फ़ैसला कर दे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अदालत इस पर अपनी फाइंडिंग दे दे। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने कहा कि अब हमारे पास 3 सवाल हैं, एक सवाल पर तो आपने एतमाद का वोट ले लिया, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा मुनासिब वक्त पर दूसरे सवाल में अदालत की मामलत करूँगा, जबकि जस्टिस आबिद अजीज़ ने कहा तीसरा सवाल होगा सेशन ना हो तो क्या वज़ीर आला को एतमाद का वोट ना लेने पर घर भेज सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर की जानिब से तारीख मुकर्रर करने के नुक्ते का सवाल भी उठाया जा सकता है। वक्फे की समाअत के बाद गवर्नर पंजाब के वकील मंसूर उस्मान ने दलाल देते हुए कहा कि गवर्नर से रब्ता हो गया और गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने रिमार्क्स दिए कि आपने अपनी असम्बली के अंदर ये मामला हल कर लिया, जो अच्छी बात है, सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया। हम तो चाहते हैं ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब को हटाने का चीफ सेक्रेटरी का 22 दिसंबर का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला का एतमाद का वोट तस्लीम करने और डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस लेने पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि परवेज़ इलाही ने वज़ारत आला से हटाने का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था, उनको हटाने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया है। दौरान समाअत आज गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। बहरहाल इस कार्रवाई का आगाज़ और इख्तिताम तो एक तरफ, मगर दूसरी तरफ अब असल इम्तहान ये है कि इमरान खान और उनके इत्तेहादियों ने जो ऐलान कर रखा है कि असम्बली को तहलील किया जाएगा, अब इसकी पासदारी का मौका आ पहुँचा है कि एतमाद के वोट से तो कामयाबी हो गई, मगर क्या अब इस हवाई बयान का कि असम्बलियों को तहलील करके नए इंतखाबात की जानिब जाया जाएगा,
इसको कैसे पूरा किया जाता है। इस तमाम सूरत हाल में जो बात सबसे अहम है वो है अवाम, जिसके बारे में कोई पेशरफ नहीं हो रही कि कैसे अवाम को मुश्किलात और महंगाई की इस दलदल से निकाला जाए। जनीवा कॉन्फ्रेंस को भी इमरान खान ने मुसलसल मुतनाज़ बनाने और इसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, जिससे एक उम्मीद जागी है कि शायद मुल्क की मईशत किसी हद तक दुरुस्त राह मुतय्यन कर सके। जनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हमारी उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब रही और पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों और मौसमियाती तब्दीलियों के हालिया नुकसानात के इजाले के लिए कोई 11 अरब डॉलर्स की इमदाद और रियायती कर्ज़ों के वादे किए गए, जिस पर इमरान खान और PTI के कुछ दूसरे रहनुमाओं के बयानात पढ़कर हैरानी हुई। यूँ महसूस हुआ जैसे या तो वो इस कॉन्फ्रेंस को नाकाम होते देखना चाहते थे या वो नाखुश थे कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी इमदाद दिए जाने के वादे क्यों किए गए। इमरान खान ने तो ये भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लाओ लश्कर समेत जिनीवा जाकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। उन्होंने ये भी कहा कि मईशत को संभालने के दावेदारों ने आज खुद गैरों के पैरों पर पड़ के भीख मांगी। इमरान का ये भी कहना था कि लोग वहाँ से भी खाली हाथ लौटेंगे। तहरीक इंसाफ का यह बयानिया है कि 13 जमातों पर मुश्तमिल मौजूदा हुकूमती टोले ने चंद माह के अंदर मुल्की मईशत तबाह कर दी है। महंगाई आसमान को छू रही है। आज अगर मईशत ना संभाली गई तो कल इसका नुकसान रियासत को उठाना पड़ेगा। अगर हमें भिख मंगों की तरह ही ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर हमारा मुकद्दर तबाही के सिवा कुछ नहीं। अगर हमें अपने हालात दुरुस्त करने हैं तो फिर मईशत पर सियासत का खेल बंद करना होगा और तमाम सियासतदानों को एक मिसाक मईशत पर इत्तफाक करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इस मूव से PMLN ने अपने सियासी मुस्तकबिल को काफी ज्यादा डैमेज किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं PTI के जिन्होंने वोट जो है वो नहीं डाला, लेकिन उसके बावजूद अपना फिगर जो 186 का था वो पूरा कर लेना हैरत अंगेज बात नहीं है। आइंदा का पंजाब के अंदर जो उस्मान बुज़दार होगा वो चौधरी परवेज इलाही होगा। हमें लीडर नहीं चाहिए, हमें पॉलिटिकल पपेट्स चाहिए। इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट उनके लोगों को डरा धमका रही है, उन्हें रोक रही है, वो भी कल झूठे साबित हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्जियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान साहब, ये रातों रात क्या हो गया? कल तो बड़ी धमाकेदार कार्रवाई हुई और परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट भी ले लिया, तो अब आगे क्या सूरत हाल आपको बनती नजर आ रही है? जी 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 बिल्कुल, परवेज इलाही साहब ने 186 की गिनती पूरी की है। नंबर 1, ये जो मूव हुई है ये जैसे भी हुई है, जिस तरह भी हुई है, लेकिन एक बात हकीकत है कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनके पास 186 नंबर पूरे थे, कम से कम असेंबली के अंदर यही हुआ। और इससे इस मूव से PMLN ने अपने सियासी मुस्तकबिल को काफी ज्यादा डैमेज किया है। और ये मूव तब हुई है जब मरियम नवाज शरीफ को पार्टी का उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया है और उनसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब चीफ ऑर्गेनाइजर थे। और चीफ ऑर्गेनाइजर जो हैं उन्होंने माशाल्लाह पार्टी को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर लिया था, तो इसलिए थक गए थे, तो उनको हटा के तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को किया है जो अभी पाकिस्तान नहीं पहुंची। और उनकी ऑर्गेनाइज की हुई जो सोशल मीडिया थी PTI की, PMLN की, वो उस वक्त गायब थी जब ये सारा हो रहा था। इसकी दो वजूहात जो है वो इस वक्त तक तबसरा निगार कर चुके हैं। हम तबसरा निगारों की राय दोहरा के अपना जरा मुकाम बुलंद करने लगे। एक तो ये है कि जो परवेज इलाही साहब पिछले दिनों पाकिस्तान के एक महकमे के बहुत बड़े अफसर के घर गए थे पिछले दिनों लाहौर, तो उन्होंने जो लाहौर आए हुए थे उनके 2 है ना फैमिलीज है ना, एक इस्लामाबाद में एक लाहौर में, तो वो लाहौर आए हुए थे, तो ये लाहौर जाके उनके दर के पास बैठ गए थे। तो वहां पे इनको एक अंडरटेकिंग हुई थी कि आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे तो आपको हम इत्मीनान का वोट दिलवा देते हैं। अब देखिए
ठीक। 8 बजे तक 141 थे, फिर 9-10 बजे तक 171 हुए, और फिर जी। रात 1 बजे तक जो थे वो 186 पूरे हो गए। तो वो कहीं ना कहीं से लेकिन सर निकाल। इसमें दरम्यान में बहुत से ऐसे लोग हैं पीटीआई के जिन्होंने वोट जो है वो नहीं डाला या जो असेंबली में मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अपना फिगर जो 186 का था वो पूरा कर लेना हैरत अंगेज बात नहीं है? हाँ बिल्कुल, 6-5 लोग थे जिन्होंने बांगे दहल अपना वोट नहीं दिया, और बाकी लोग जी। जो थे वो पूरे हो गए थे। ठीक है, वो 187 की बात भी कर रहे थे डिप्टी स्पीकर साहब, लेकिन 187 जी। नहीं हुए। अब उसका जो भी होगा वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो तो पीएमएलएन को सियासी तौर पे इसके भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि उनके कायदीन ने बहुत ज्यादा, बहुत बड़े बड़े मुंह खोल के इसके ऊपर दावे कर रखे थे, तबसरे कर रखे थे, और वो तो जैसे पंजाब का कब्जा लेने के लिए बैठे हुए थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि इससे एक ये भी बात साबित होती है कि पंजाब अब पीएमएलएन को नहीं दिया जाएगा, और पंजाब के अंदर जो नई सिस्टम बन रहा है वो ये है कि पंजाब के अंदर पीएमएलएन एक पार्टी तो होगी, और शायद सबसे बड़ी पार्टी भी हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग, काफ और ये छोटी पार्टियां या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, ये सारी तादाद में मिलके उससे कहीं ज्यादा होंगी। और यूं आइंदा की जो सियासत है, आइंदा का पंजाब के अंदर जो उस्मान बुज़दार होगा वो चौधरी परवेज इलाही होगा, जिसके इर्द गिर्द पूरी पंजाब घुमाई जाएगी। तो ये मुझे तो कल के जो भी नताइज हुए, मतलब ये आप ये जो आपकी बात से मतलब समझ में आ रहा है वो ये है कि पीटीआई का और चौधरी परवेज इलाही जो ग्रुप है उनका इल्हाक जो है वो आइंदा भी हमें कई सालों तक देखने को मिलेगा। जी जी, दोनों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और नंबर 1, नंबर 2, वो परवेज इलाही इसलिए भी साथ रहेंगे क्योंकि उनका ख्याल है, मैं अपना ख्याल नहीं कह रहा, उनका ख्याल है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेके इमरान खान साहब जाती तौर पे नाकाबिले कबूल हो जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो मेरा जो है वो फ्लूक लग जाएगा। ठीक है। और सर ये बात जो है कि जी इमरान खान साहब नाकाबिले कबूल हो जाएंगे, ये बहुत से पीटीआई के लोगों में भी ये सोचती कि शायद इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाएगा और उसके बाद उनका सीन बन सकता है। जबकि कल हम लोगों ने ये भी देख लिया कि इमरान खान साहब ने जैसे कहा था कि कोई रेड लाइन नहीं है, और उन्होंने वो साबित भी करवा दिया कि 187 वोट लेके, और उन्होंने पंजाब में जो है वो अपनी जो भी एक फिगर चाहिए था अपनी अक्सरियत साबित कर दी। तो इसको हम नहीं, अगर ये माइनस करना और रेड लाइन जो है वो एक ही बात हुई ना? नहीं, ये नहीं, ऐसी बात नहीं थी। रेड लाइन का तो अभी होना है ना टेस्ट, वो तो पीटीआई के हवाले से रेड लाइन है या इमरान खान साहब के हवाले से रेड लाइन है। पीटीआई तो काबिल कबूल है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की टिपिकल एक लाइन होती है कि नवाज शरीफ के बगैर नून लीग काबिल कबूल है, जरदारी के बगैर और बिलावल के बगैर पीपल्स पार्टी काबिल कबूल है, तो इसी तरह इमरान खान के बगैर पीटीआई काबिल कबूल है। ठीक है, तो वो मतलब हमें लीडर नहीं चाहिए, हमें लीडर नहीं चाहिए, हमें पॉलिटिकल पपेट्स चाहिए जो कि जिनको हम किसी भी तरह से चाहें तो मूव करवा सकें। छोटे छोटे पिग्मीज हों जिनको अपनी मर्जी के साथ इधर उधर किया जा सके, और कोई ऐसा कादावर लीडर ना हो। ठीक है, ये है जो है वो सूरत हाल है। इसी बात की बेस पे मैं ये कहना चाह रही थी कि इमरान खान साहब ने जो कल कहा था उन्होंने तो वो करवा के दिखा दिया। आखिर को एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब ने वो लेने की हामी भी भर ली, सारी कार्रवाई भी होगी और वो लेने में कामयाब भी हो गए, और नून लीग को एक्सेप्ट भी करना पड़ गया। फिर मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी राय से रजू करें। 5 लोग जो मिस हुए हैं वो भी पीटीआई के ही मिस हुए हैं। 191 है ना उनकी कैपेसिटी, तो उसमें से 5 लोग मिस भी तो हुए हैं ना, जिनके खिलाफ वो रेफरेंस भेज रहे हैं। अब कोई ये पूछे आगे, तो वो तो सर ये तो हमारी जो हमारे ये जो सियासी कारकुन होते हैं ये तो उनका वतीरा है, उनको जहां की तरफ जहां हवा चलती हुई नजर आ रही होती है, ये तो इस तरह के नाजुक मौके पे जोड़ तोड़ तो चल रहा होता है और वो जोड़ तोड़ हो रहा होगा। नहीं, दोबारा देखिए, 5 लोग पीटीआई के जिन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, उन्होंने वोट नहीं दिया। ठीक है, 2 लोग इनके भी कम थे, परवेज इलाही साहब के भी, वो आखिर में आके मिल गए, वो 5 नहीं मिले। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट उनके लोगों को डरा धमका रही है, उन्हें रोक रही है, वो भी कल झूठे साबित हो गए।
उनके किसी रुकन को किसी ने नहीं रोका और उसने आके अपना वोट कास्ट किया। तो ये तो देखिए ना। इस बात पे गलत साबित होके तो इमरान खान साहब भी खुशी हुए होंगे कि अच्छा चले मैं गलत साबित हो गया। तो नहीं, वो उनका क्या है, वो यूटर्न ले लिया करते हैं। अब वो असेंबली तोड़ के दिखाएं जरा। फिर अब आप इस बात पे मुसर ही हैं तो मैं फिर इस पे आ जाता हूँ। अब वो असेंबली तोड़ के दिखाएं, क्योंकि असेंबली तोड़ना तो उनका था ना कि जी मैंने असेंबली तोड़ दी। अब वो पंजाब की नहीं, अब आप सही बात पे आए हैं। इसका मतलब ये है कि परवेज इलाही साहब ने जो डील की थी इमरान खान साहब से अलग होके, वो जिनके दर पे जाके बैठे थे कि असेंबली ना टूटे और उनको एतमाद का वोट मिल जाए, तो इट मींस कि वो वाली डील पक्की है। मेरा ये खदशा है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे ये खदशा है कि हाई कोर्ट जो है अगले 3 माह तक इस केस का डिटेल जजमेंट ही जारी नहीं करेगी और पीटीआई कहेगी कि जैसे ही जजमेंट आएगी हम असेंबली तोड़ देंगे। ठीक है, ये मेरा ख्याल है। मैं गलत भी हो जाऊं बाद में, तो मेरा ख्याल है, जो गलत भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इस बात पे मैं आपसे एग्री करती हूँ। हाँ, मुझे लम्हा मौजूद में ये लगता है कि पीटीआई को किसी भी किस्म की उससे बचाने के लिए कि जब लोग उनको कहे कि हाँ असेंबली तोड़ो, ठीक है ना, उससे बचने के लिए उनको जो अली साही साहब के ससुर हैं ये सहूलत फराहम करेंगे कि वो जजमेंट ही जारी ना करें। ठीक है, अच्छा, जब वो जजमेंट जारी नहीं करेंगे तो पीटीआई के पास जवाब होगा ना कि देखें जनाब, हम तो असेंबली तोड़ने के लिए तैयार थे, वो जजमेंट आए और उसके अंदर डिटेल रीजनिंग हो तो फिर हम असेंबली तोड़ेंगे ना। इसका मतलब यह है, जो मैं आपकी बात से समझी हूँ, कि एक इदारा उसको तो हम नहीं छेड़ सकते, हमने मान लिया कि वो न्यूट्रल हो गया है, और बाकी के जो इदारे हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जाके खड़े हो गए हैं और वो इमरान खान साहब की जो विन विन सिचुएशन है उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इसका मतलब है मैंने जब शुरू से जो तजिया करना शुरू किया है वो मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पाया। वो इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए, वो उसके साथ खड़े हैं जिसने कहा था मैं मुशर्रफ साहब को 8 दफा वर्दी में सदर मुंतखब करवाऊंगा, वो उसके साथ खड़े हुए हैं। भाई वो जद्दी पुश्ती उनके खिदमतगार हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो कहते हैं तो कि वो अगर इमरान खान साहब के साथ है, बोल पड़ते हैं कि आपने बाजवा साहब के खिलाफ बात की है, आपकी नेपियां साफ करते रहे हैं आपके। तो सर मुझे ये बताएं वो जो 10 लोगों की पार्टी है, अगर हमने ये बात शुरू में भी की कि वो अब मुस्तकिल तौर पे पीटीआई का एक हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है, उनका इलाहा काफी टाइम तक चल सकता है, तो इट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फेवर तो इमरान खान को जाएगी ना। जी बिल्कुल नहीं, इनडायरेक्टली नहीं जाएगी, इमरान खान को फेवर नहीं जाएगी डायरेक्टली, इमरान खान की पार्टी को जाएगी। आप की बात यहां तक दुरुस्त कर लेता हूं, इमरान खान साहब की जात को शायद ना जा सके, ठीक है। और अच्छा। इमरान खान साहब ने तकरीर फरमाई जो आप और मैंने इकट्ठे ही बैठ के तकरीबन सुनी थी, जिसके अंदर उन्होंने रेड लाइन का जिक्र किया और कहा कि मैं किसी रेड लाइन को नहीं मानता और मैं इस रेड लाइन को मिटा के दिखाऊंगा। ये उन्होंने क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि ये जो परवेज इलाही साहब हैं ये जब उस दर के ऊपर मत्था टेकने के लिए जाते हैं, और वो न्यूट्रल वालों का दर है, वो न्यूट्रल नहीं है वैसे बाय द वे, ठीक है, मैं ये प्रोग्राम में बार बार कह चुका हूं, न्यूट्रल वालों के दर के ऊपर जब वो मत्था टेकने जाते हैं तो उनको आगे से कुछ कहा जाता होगा, वो उन्होंने पैगाम ला के तो होर दे अपने पैगाम उसको। उसने कल की तकरीर में न्यूट्रल वालों की भी अच्छी खासी जो थी वो चित्रोल किए है, मेरा ख्याल है उनकी तबीयत साफ हो गई होगी। तो बहरहाल मुझे तो इसमें ये नजर आ रहा है पंजाब का मुस्तकबिल जो है वो इस तरह का मतलब के होगा। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो यूएई से या सऊदी अरब से या कहीं से भी जो हमें 2 अरब 3 अरब या जितने भी अरब डॉलर्स जो है वो हमें इमदाद की सूरत में या कर्ज की सूरत में मिल रहा है, तो पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल ये है कि वो इसी तरह से कर्ज लेते रहेंगे, वक्ती तौर पे गुजारा होता रहेगा, कुछ कर्ज वापिस होता रहेगा, कुछ कर्ज और लिया जाता रहेगा, और पाकिस्तानी अवाम जिस हाल में है वो उसी में जिए या मरे वो अल्लाह के ऊपर छोड़ना। मैं आपको इस सिचुएशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर आप और हमारे नाजरीन कोशिश करें तो वो इस वक्त जो सिचुएशन मिस्र में है उसका मुतालिया कर लें। मिस्र ने पिछले 6 माह के अंदर मिस्र को आपको पता है डिफॉल्ट का सामना है इस वक्त, और आईएमएफ के पास वो गया है। पिछली दफा जब वो आईएमएफ के पास गया था तो उसे को 15 अरब डॉलर का पैकेज मिला था और उसने वो पैकेज जो है वो आके जाया कर दिया। आईएमएफ ने जो काफी चीजें वो उसने नहीं की, मिस्र के ऊपर मुस्तकिलन फौजी आमरीत है, और उन्हें जब पैसे मिले हैं बाहर से अंदर से, उन्होंने फौरी तौर पे नया कैपिटल बनाने के लिए
जो कि मेरा ख्याल है कि $100 ऑफ बिलियन का प्रोजेक्ट है, उन्होंने लॉन्च कर दिया सहरा के अंदर। उन्होंने कहा था आप अपने अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं या जो भी करें, IMF की जो कंडीशनैलिटीज थी वो उन्होंने नहीं की, और अब IMF उनको हाथ पांव पकड़ाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको आज की तारीख देखनी हो तो आप देखें, जब ये मौजूदा जो जर्नैल है इसने मार्शल लगाया था तो उस वक्त सऊदी अरब से भी इसको $8 अरब मतलब कैश में मिला था, और तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर जो था वो UAE ने दिया था, अगर आपको याद हो, मुझे याद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा सऊदी अरब का जो $2 अरब वो मजीद देने लगे हैं, वो मिला के $5 अरब होगा, और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं उन्होंने $3 अरब जो पहले दिए हुए थे वो रोल ओवर कर दिए और $1 अरब और देगा। हम मिस्र से थोड़े से दूर रह गए हैं फाइनेंशियली देखा जाए, अदरवाइज देखिए। लेकिन पिछले 6 माह के अंदर उन्होंने जो है रफाल तैयारों का ऑर्डर प्लेस किया है चाइना को, सॉरी फ्रांस को, कोई 400 अब टैंक खरीदने लगे हैं। तो खिलौने वो बच्चों के लिए, टॉयज फॉर बॉयज वो अच्छे खरीद रहे हैं, लेकिन IMF की भीख मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी उसी रास्ते पे जाता हुआ नजर आ रहा है। वही तो मैंने आपको कहा कि मांगे तांगे का है, कोई किसी टाइम भी अगर वापस मांग ले तो हम तो घुटनों पे आ गए। इसलिए हमारा भारत के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। इस वक्त जो सिचुएशन बनती है हमारी वो मिस्र वाली बनती है, और मिस्र को भी उन्हीं मसाइल का सामना है जिन मसाइल का हमें सामना है। लेकिन बहरहाल आपको मुबारक हो, चाचू जो हैं वो पहुंचे हैं UAE, और UAE ने $2 अरब हमें जो पिछले थे वो कहा है कि अच्छा आप रखें 1 साल के लिए, और $1 अरब हम हमसे और भी ले जाएं। यूं UAE का भी $3 अरब हो गया पाकिस्तान में। अभी मिस्र का चक्कर उनका, मिस्र कह रहा हूँ, कतर का चक्कर उनका रहता है। देखें वहां से क्या भीख मिलती है। तो चाचू की बेसिकली जो ड्यूटी है वो ये है कि वो दुनिया भर से पैसे मांग के लाए, और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो गंदम का इजरा रोक के मुल्क के अंदर खुराक का बहरान पैदा करें, और उसके नतीजे के अंदर जूती जो है वो चाचू को पड़े। ये उनकी ड्यूटी है, और ये है इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो PMLN अदा कर रही है और करती रहेगी। आज के व्लॉग से इजाजत चाहूंगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। वो तो 0 पे आ गया इमरान खान। सियासतदान तो मैं उसको समझती नहीं, वो तो इंसान ही नहीं है। कॉलेज की फ्री लड़कियां इसके साथ हैं, जिनके घर ही कोई नहीं है, इसका भी घर कोई नहीं, उनका भी घर कोई नहीं। दोगले हैं सारे, कुछ भी नहीं है। वो उसमें गैरत नहीं है, उसकी बातों को सीरियस ना लिया करें। तो अल्लाह करे दुनिया से चल जाए, वो बहुत झूठा बंदा है। परवेज लाई की वैल्यू ही नहीं है। ये नवाज शरीफ को आप हम पसंद करते हैं, वही आना चाहिए बस। 50 लाख घरों का भी वादा किया था जो आवाम को देने थे, तो आज तक तो एक घर भी नहीं बना उनसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब और परवेज लाई साहब की रात को हुई है जीत, और पंजाब असेंबली में 186 वोट पूरे कर लिए हैं PTI और काफ लीग ने मिलके। अब ये सरप्राइज तो दिया है काफ लीग ने और PTI ने PDM जमातों को। क्या अब अता तारड़ साहब जो कह रहे थे, क्या वो अब सियासत छोड़ेंगे? क्या राना सनाउल्लाह साहब जो तख्ते पंजाब के बगैर इस्लामाबाद जाने से कासिर थे, क्या वो इस्लामाबाद जाएंगे या वजारत दाखिला कोई और संभालेगा? और इसके साथ साथ परवेज लाई साहब ने जो वादा किया हुआ इमरान खान साहब के साथ असम्बलियाँ तोड़ने का, क्या वो वादा वफा करेंगे? लोगों से चल के पूछते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि परवेज लाई साहब ने रात को 186 अरकान पूरे कर लिए हैं, अब असम्बलियाँ तोड़ने का वादा पूरा करना है उन्होंने इमरान खान साहब, करेंगे कि नहीं? इंशाल्लाह वो खान के साथ है। वो खान के साथ नहीं होंगे तो आपको पता है लोटो का पहले हाल हुआ है। इंशाल्लाह खान के साथ, हम सब खान के साथ है, और इंशाल्लाह वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो खान चाहेगा। तो ज़ाहिर है अगर अब एतमाद किया है तो नेक्स्ट भी करना चाहिए उनको। अगर अच्छा डिलीवर कर रहे हैं तो ठीक है। पे पूरा उतरेंगे, असम्बलियाँ तोड़ेंगे अभी या नहीं? लग तो नहीं रहा कि डिसॉल्व करेंगे। अच्छा, हाँ, तो चले एतमाद तो टूट गया ना। अब उस पे है ना, डिपेंड करता है कि तोड़ता है या उसको कायम रखता है। जी, परवेज लाई ने रात को इत्मीनान का वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन अगर ये इमरान खान के वादे के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो इससे इनकी अपनी सियासत भी ख़राब होती है। लेकिन इन्हें चाहिए कि ये अवाम के जज्बात का ख्याल रखे और इमरान खान को सपोर्ट करे। इनकी वैल्यू ही नहीं है, टूटनी है ये। अच्छा, इनकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। परवेज लाई की वैल्यू ही नहीं है। ये नवाज शरीफ को आप हम पसंद करते हैं, वही आना चाहिए बस। नहीं तो परवेज लाई की कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू नहीं, इसका तो सांस ही ऐसे उखड़ा, इसने क्या हुकूमत करनी है। अच्छा,
परवेज इलाही का सांस ही उखड़ा गया। उखड़ा हुआ है। वो तो फिर नवाज शरीफ साहब के भी प्लेटलेट्स कम हो गए। वो देख ले, वो अपने पूरे आ गया अपनी सेहत के ऊपर। वो कोई भी वादा पूरा नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो 50 लाख घरों का भी वादा किया था जो आवाम को देने थे, तो आज तक तो एक घर भी नहीं बना उनसे। नौकरियां देने का वादा किया था, आज तक किसी गरीब को नौकरी नहीं मिली, बल्कि नौकरियां छीनी गई हैं, दी नहीं गई उनको। नहीं तो आप क्या समझती हैं, तो इमरान खान साहब वादों के पक्के नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। वादे वफा नहीं कर रहे? नहीं जी नहीं, तो बिल्कुल फिर- नहीं। तो फिर परवेज इलाही साहब भी रियासत मदीना बनाने ही चले थे, लेकिन रियासत मदीना वाली तो उसने खुद ही गरीब बेच के बात कोई नहीं की, घड़ी बेच के रियासत मदीना गायब। को गायब हो गया जी। तो रियासत मदीना में अगर घड़ी बेचते तो क्या सजा मिलती? सजा मिलती, वो आपको पता क्या सजा देते हैं, आपको खुद ही पता है। आधी चला जाता जी। मेरे ख्याल से परवेज इलाही असम्बली नहीं तोड़ेगा। क्या वजह? उसकी वजह है कि उसको इक़्तिदार चाहिए और वो इसीलिए आया था, वो इक़्तिदार ही निभाएगा, असम्बली नहीं तोड़ेगा। नहीं तो वो तो कहते हैं इमरान खान साहब की अमानत है ये इक़्तिदार। अमानत ये तो बातें होती हैं, सियासी बातें। खयानत करेंगे? ज़रूर। अच्छा मुझे ये बता दें कि अता तारड़ साहब कह रहे हैं मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर इन्होंने पूरे कर लिए तो अब हो गए पूरे फिर। तो उसको चाहिए छोड़ दे। अच्छा, ये तो सियासी बयान है ना। आप क्या समझती हैं कि अता तारड़ साहब रात को कह रहे थे कि 12 वोट कम थे, इन्होंने गिनती ज़्यादा की है, आपका क्या ख्याल है, ऐसा कुछ था? अता तारड़ की बात ना करें आप। वो सियासतदान तो मैं उसको समझती नहीं, वो तो इंसान ही नहीं है। इंसान होता तो उसकी हम बात समझते ना। राना सनाउल्लाह, हम किसी को इस काबिल नहीं समझते हम उसके बारे में बात भी करें। नहीं तोड़ेंगे, असम्बली नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने MPs है इसीलिए थे कि असम्बली ना तोड़ी जाए। हर किसी को इक़्तिदार पे आ रहा है कि वही कहते हैं कि जब अभी साल गुजर जाए वही अच्छा है। परवेज इलाही मुझे नहीं नज़र आता नहीं करेगी, क्योंकि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ, इस्टेब्लिशमेंट उनको तंग करती है। तो वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेगे, नहीं लगता। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने अगर कुछ करना होता तो वो 186 क्यों पूरे करने देते परवेज इलाही के? वो तो पूरे हो गए ना जी। 186 तो ये तो इमरान खान साहब पहले ये भी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की कॉल्स आ रही हैं, तो अगर कॉल्स आ रही होती तो फिर 186 पूरे होते। अब ये सियासत है, सियासत को आम बंदा तो समझ ही नहीं सकता। राना सनाउल्लाह साहब कहते थे हम तख्ते पंजाब जीत के जाएंगे, तो अब अब देखे मेरी बात सुने, उन्होंने कुछ किया तो है ना मुल्क के लिए, कुछ तो किया। इन्होंने क्या किया है? महंगाई के सिवा इन्होंने कुछ नहीं की, लड़ाइयों के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो जीरो पे आ गया इमरान खान। इमरान खान जीरो पे है। कॉलेज की फ्री लड़कियां इसके साथ हैं, जिनके घर ही कोई नहीं है, इसका भी घर कोई नहीं, उनका भी घर कोई नहीं। नहीं वो तो कहते हैं मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोगले हैं सारे, कुछ भी नहीं है। हुकूमत बेकार हो जाएगी और भी, समझे आप? अगर ये समझे तोड़ेंगे तो और बेकार। हाँ, बेकार हो जाएगी, किसी के हाथ में नहीं आएगी। तख्ते पंजाब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि मैं फतह करके जाऊंगा, वो कहते तब तक मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। अब नहीं जाएंगे? वो उसमें गैरत नहीं है, उसकी बातों को सीरियस ना लिया करें, वो मजाक ही लिया करें, वो सीरियस इंसान नहीं है। परवेज इलाही साहब के बारे में जो है वो रिजर्वेशन शो कर रहे थे इमरान खान साहब इससे पहले, लेकिन उन्होंने तो एतमाद का वोट ले लिया। अब यकीन वापस आ जाएगा कि नहीं? मेरी बात सुने, मैं आपको परवेज इलाही पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन लोटों का हाल ये होता है कि उनको जूतियाँ पड़ती हैं। खान के खिलाफ आज तक जो भी गया ना, ये आपको पता चल गया कि अल्लाह की मार पड़ जाती है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था मैं तख्ते पंजाब लिए बगैर तो आऊँगे नहीं, तो अब कैसे जाएंगे इस्लामाबाद? चले गए नहीं चले गए है ना, बगैर तख्त के। साफ जाहिर है। तो आप क्या समझते हैं, सरप्राइज तो दिया है परवेज इलाही और इमरान खान साहब ने कि नहीं? नहीं सरप्राइज है, इसमें कोई शक सरप्राइज नहीं, तो है ना? लेकिन असम्बली वाला सरप्राइज नहीं आएगा, टूटने वाला। अच्छा, ये टूटने वाले सब नहीं आएगा। वो कह रहे हैं कि कुछ 10-12 रकीन कम थे और इन्होंने जानबूझ के गिनती बढ़ाई है। अता तारड़ साहब रात को कह रहे थे। जी हम कुछ नहीं कह सकते, हमने देख नहीं रहे थे। सियासत छोड़ेंगे अता तारड़ के नहीं? अब अता तारड़ तो अल्लाह करे दुनिया से चल जाए, वो बहुत झूठा बंदा है, उसकी बात को ना ही करे किसी से, वो छोड़ ही दे सियासत। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इनके पास वोट पूरे नहीं है। नहीं है, ये कर लेते हैं ना जब इनकी हुकूमत होती है, जब इनकी हुकूमत होगी ये अंदर से अंदर पूरा कर लेंगे, लेकिन ये जीरो है, कुछ भी नंबर नहीं, पूरे नहीं थे आपके कुछ साथ? भी नहीं, कुछ भी नहीं। इन्होंने खुद से गिने? खुद से अंदर से ही मिले हुए थे, अंदर से ये मिल के तो अपनी पार्टी बना लेते हैं। जब ये इनकी हुकूमत ख़त्म होती है, अंदर अंदर से इनको ख़त्म कर देती है। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या परवेज इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ने की जानिब जाएंगे, या जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि उन्होंने वादा किया हुआ है कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे इसलिए अरकान पूरे हुए हैं, क्या ऐसा होता मुमकिन नज़र आ रहा है? और राना सनाउल्लाह साहब कब अब वापस जाएंगे इस्लामाबाद, कब तख्ते पंजाब उनको मिलेगा, और अता तारड़ साहब जो हैं क्या वो सियासत छोड़ते हैं या नहीं? लोगों की राय तो आपने जान ली, आप क्या समझते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। भारत के ऊपर इस वक्त हमले हुए हैं कुछ देर पहले, लेकिन आज गोदी मीडिया जो है उसे बिल्कुल खामोश है, वो बिल्कुल चुप है, और उनको किस तरह से एक छोटा सा मुल्क मार रहा है। अब भारत के ऊपर हमला हो गया, भारत के ऊपर बम्स गिरे,
भारत की अपनी चौकियां तबाह हो गई, भारत के अपने लोग मारे गए, उसमें हराम मौत मर गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ। भारत के ऊपर इस वक्त हमले हुए हैं कुछ देर पहले, और ये फ़िज़ाई हमले हुए हैं और बमबारी भी हुई है। क्या हुआ उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। म्यांमार जो है, म्यांमार का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसकी भी सरहदें भारत के साथ मिलती हैं और वहाँ से ये हमले किए गए। अब हुआ क्या, आपको बताऊं कि ये भारत का एक अपना चेहरा जो है, वो हम बड़े अरसे से एक बात कर रहे हैं, वो बेनकाब हो गया कि पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी कर रहा है, श्रीलंका के अंदर वो दहशतगर्दी कर रहा है, नेपाल के अंदर आपको याद ही है कि नेपाल की हुकूमत ने और लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया था उनके ऊपर। तो खित्ते में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसमें भारत की दहशतगर्दी वाली जड़ें ना अंदर हों, और तमाम ममालिक को ये शिकायत है, जितने भी हमसाया ममालिक हैं। और अब भारत का ये चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया। हुआ क्या कि भारत के मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों को जो हुकूमत खिलाफ तंजीमें हैं या वहाँ पे और एक्टिविटीज़ में हैं, जैसा ईस्ट पाकिस्तान में मुफ्ती बानी को ये लोग फंड करते थे, तो इन्होंने उस तरह की तंजीमों को फंड करने की यानी आदत डाली भी थी, अपनी बहुत अरसे से कर रहे थे, और वो वहाँ पे मुख्तलिफ दहशतगर्दी के एक्टिविटीज़ कर रहे थे। अब उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, तो वो भागकर क्या हुआ कि भारत की साइड पे आए वो लोग और इधर अंदर आके उन्होंने रिफ्यूज लेने की कोशिश की। यहाँ पे डबल प्रॉब्लम हुआ। एक तो जब उन्होंने फ़िज़ाई हमले किए तो उन्होंने ना सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया कि जो उनकी सरहदों के अंदर थे म्यांमार की, एक रिवर है जो बीच में ब्लॉक कर रहा है, यानी पार्टीशन कर रहा है भारत की और म्यांमार की, तो रिवर की इस साइड पे म्यांमार है, इस साइड पे भारत है, तो उन्होंने ना सिर्फ अपनी साइड पे किया बल्कि भारत के अंदर भी जाके वहाँ पे जो कैंप्स बने हुए थे जहाँ से इन दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती थी और वहाँ म्यांमार के अंदर भेजा जाता था, उन कैंप्स को उन्होंने निशाना बनाया, उन ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया। और उसके अंदर इतलात मिली हैं कि ना सिर्फ उनके फ़ौजी हलाक हुए हैं बल्कि उनके सिविलियंस भी और कुछ ख़वातीन भी वो उन हमलों में मारी गई हैं। और फिर उन्होंने वहाँ बॉम्बिंग भी की है, वहाँ पे बॉम्ब्स भी गिरे हैं। मेरे पास इसकी एक वीडियो फुटेज आ गई है, एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि इस हमले की वीडियो फुटेज है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ यहाँ पे, और आप देखेंगे कि ये यहाँ पे किस तरह से टारगेट किया जा रहा है उनको और हमला किया जा रहा है। अब डबल प्रॉब्लम क्या हुआ भारत के साथ कि मिज़ोरम की स्टेट जो है, जो म्यांमार के साथ मिलती है, मिज़ोरम तो खुद भारत से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। भारत में कुछ स्टेट्स हैं जिनमें आज़ादी की जंग जो है वो बड़ी शिद्दत पा गई है। कुछ तो आपने तो शायद सिर्फ खालिस्तान का नाम सुना हो, लेकिन वहाँ नक्सलाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस वक्त, माओइस्ट जो हैं वो एक्टिव हैं वहाँ पे, नागालैंड वो लोग एक्टिव हैं, ये मिज़ोरम ये लोग भी एक्टिव हैं। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा, 1.5 साल पहले चाइना के बॉर्डर पे भी, गुलवान वैली के अंदर भी इन्होंने इसी तरह के पंगे लिए थे, तो चाइना ने आके इनके फ़ौजियों को वहाँ पे मारा था, जिसमें 20 या 22 के करीब इनके फ़ौज की हलाकतें भी हो गई थी। उसी तर्ज पे ये लोग यहाँ पे कुछ कर रहे थे, अंदर एक्टिविटी कर रहे थे, और ये इलाके के अंदर जा के कर रहे थे और फंड्स भी कर रहे थे, उनको ट्रेनिंग करके दहशतगर्दों को अंदर भेज रहे थे। तो वहाँ पे अब म्यांमार ने जब इनके ऊपर रिएक्ट किया तो ये सारा कुछ सामने आ गया। ये आपको दिखाने का मतलब, आपको बताने का मतलब ये था कि आप समझ लें कि इस पूरे खित्ते का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आप समझ लें कि इस खित्ते में अमन कब तक नहीं हो सकता जब तक इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो एक सेंसिबल और को एग्जिस्टेंस के फार्मूले के तहत बाकियों को एक्सेप्ट कर ले, और तब ये खित्ता जो है ऑब्वियसली बड़ा प्रॉस्परस खित्ता भी बन सकता है। लेकिन अब ये भारत का चेहरा जो है ये हर एक के आगे बेनकाब हो गया कि पाकिस्तान का, बलूचिस्तान में जो उन्होंने किया, कुलभूषण यादव के साथ जो किया, ये श्रीलंका के अंदर किया, नेपाल के अंदर किया, अफगानिस्तान के अंदर मुसलसल कर रहे हैं, और TTP को जिस तरह से पैसे दे रहे हैं। उनका खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दियोल की वो स्पीच आपको याद होनी चाहिए, जिसमें कहा था कि हम इतने थोड़े पैसे दे के इन दहशतगर्दों को अपने लिए काम करा सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा सकते हैं। अब ये म्यांमार है, और म्यांमार में जो हो रहा है वहाँ पे फिर उनको मार पड़ी है, भारत को अच्छी खासी उनको मार पड़ी है, उनको पसपा किया गया, उनकी चौकियाँ भी तबाह हुई हैं, उनके कैंप्स भी तबाह हुए हैं वहाँ पे। अब देखते हैं कि ये मामला यहीं पे दबता है, वो अपनी शर्मिंदगी दबाने के लिए हो सकता है भारत जो इसका जिक्र ना करे, लेकिन आज गोदी मीडिया जो है वैसे बिल्कुल खामोश है, वो बिल्कुल चुप है। वो अगर ये कोई फ़र्ज़ करे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई स्टेटमेंट दी होती या इना रबानी कार्ड ने कोई स्टेटमेंट दी होती
या किसी और की स्टेटमेंट होती तो उसको बार बार चला रहे होते। अब भारत के ऊपर हमला हो गया, भारत के ऊपर बम्स गिरे, भारत की अपनी चौकियां तबाह हो गई, भारत के अपने लोग मारे गए, उसमें हराम मौत मर गए, लेकिन उनका मीडिया इसके ऊपर खामोश है। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ तो अगर कोई भारतीय देख रहा है तो उसको पता चल जाए कि उसकी हुकूमत क्या कर रही है और उनको किस तरह से एक छोटा सा मुल्क मार रहा है और शर्मिंदा कर रहा है। स्टे ट्यून्ड, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मजीद अपडेट्स हैं वो आपको मिलती है। याद बहुत आती है माँ बाप की, बहनों की, भाइयों की। यही दुआ करती हूँ अल्लाह से, अल्लाह पाक जैसे वक्त मेरे ऊपर आए किसी मुसलमान की बेटी पे ये वक्त ना आए। इनके साथ जो सलूक किया गया, ये हिंदुस्तान में भी ऐसा सलूक नहीं होता खवातीन के साथ। मेरे शौहर ने छोटी सी थी तो खरीदा था। नाज़रीन, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, लेकिन ये जो मेरे साथ खातून बैठी हुई हैं, इनके साथ जो सलूक किया गया, ये हिंदुस्तान में भी ऐसा सलूक नहीं होता खवातीन के साथ। हम मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं, लेकिन अफसोस कि वो हाल है हमारा कि क्या हिंदू और क्या दूसरी जो दुनिया में मज़ाहिब हैं, हम इतनी पस्ती में जा चुके हैं कि क्या आपको बताएं। एक खातून है, कैमरा मैन अगर दिखाए, इनके साथ इनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो ये बच्चों को लेकर जनूबी पंजाब से लाहौर आ चुकी हैं। अब इनके साथ हुआ क्या, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी, क्या हाल है आपका, क्या मामला है सारा? मेरा हाल तो यही है कि मुझे अपने वालिदैन का कोई इल्म नहीं है, तो मेरे शौहर ने छोटी सी थी तो खरीदा था। कितने साल की उम्र थी जब आपके शौहर ने आपको खरीदा? उस वक्त मैं 3 माह की थी जब खरीदा था, तो जब मेरे साथ निकाह किया तो मैं 9 साल की थी। आपको ये किसने बताया कि जब आप 3 माह की बची थी जब आपको उसने खरीदा, आपके शौहर ने? तो मेरी सौकन ताने देती थी मुझे। अच्छा। कि तुम नाजायज थी इसीलिए तुम्हारी फूफी ने तुम्हें बेच दिया था। अच्छा। मेरी माँ को मालूम नहीं था तो उसे हमने कत्ल करवा दिया। अच्छा, कितने साल की उम्र में आपका निकाह हुआ था? 9 साल। 9 साल की उम्र जी। में? उस वक्त आपका जो शौहर था उसकी क्या उम्र थी? उसकी उम्र वो बच्चों वाला था। अच्छा जी। तो क्या यानी कि कितने में खरीदा उसने आपको? इतना तो मालूम नहीं है कि कितने में खरीदा, तो कभी कितनी कौन ताने देता है, कभी कोई कहता है कि हमने 30,000 में खरीदा था, कोई कहता है 50,000 में खरीदा था। अच्छा। तो जो फरूख की वालदा है सदन, जो आपकी सास थी, जी, वो कहने लगी कि फरूख तलाक दे देता है तुम्हें तो तुम मेरे बड़े बेटे यूनुस के साथ निकाह कर लो। तो मैंने इनकार कर दिया, तो वो मारपीट भी मुझे बहुत करते थे। अच्छा, ये बच्चे किसके हैं? बच्चे फरूख के। फारूक के हैं। फारूक ने क्यों आपको तलाक दी या क्यों आप उससे तलाक लेना चाहते थे? जो उसकी बड़ी बीवी है शकीला, तो उसकी 2 बेटियां बची हैं, कहते हैं कि 4 बेटियां 4 बेटे फौत हो गए हैं, तो 2 बेटियां हैं मलाइका और मुस्कान। अच्छा। तो उन्हीं के साथ उसकी जो मेरी भी सांस हो गई, तो फरूक की वालदा उसने कहा है कि हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे, फरूक के साथ हम इसका निकाह करेंगे, बल्कि उनकी शादी भी हो चुकी है फरूक के साथ। अच्छा, आप फारूक के साथ आपका शादी के बाद अच्छी जिंदगी गुजरी थी? नहीं, बस रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट। मैं तो इसीलिए जुल्म सह रही थी कि मेरे मायपे है नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी। यानी कि आपके माँ बाप नहीं है, आपका खानदान नहीं है, इसलिए वो तमाम जुल्म सहती रही। अच्छा। तो अब वो यहाँ मुझे लाहौर लेके आया, तो अपने रिश्तेदारों के घर 10-15 दिन यहाँ ठहरा के दाता दरबार पे छोड़ के चला गया। कहता है यहीं ठहरो, मैं वापस आता हूँ। अच्छा। फिर मुझे मालूम नहीं कहाँ चला। जब वो आपको दाता दरबार छोड़ गया, जी, तो क्या उस वक्त आपके दिल पे गुजरी थी कि एक बंदे के 4 बच्चे हैं, उसके साथ जिंदगी गुजारी है और वो मुझे उधर दाता दरबार छोड़ गया? दाता दरबार छोड़ गया और तो कुछ नहीं, ज्यादा तो मुझे बेटी का चिंता हो रही थी कि मेरी जवान बेटी है। बेटों की भी चिंता होती है, बेटे हैं, बेटी भी। आप अपनी इज्जत के ज्यादा मुझे फिक्र बेटी की थी। जवान बेटी है मेरी। मैं पूरी रात बैठी रही, मेरी आंख नहीं लगी, तो दिन को भी मैं बैठी रही। अगर मेरी आंख लग गई तो मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए।
तो इसीलिए तो फिर मैंने मीडिया वालों से बात की। एक बाबा वो बैठा हुआ था, मैंने उससे के साथ बात की तो कहने लगा तुम भी मेरी बेटी हो, मेरी बेटियां भी तुम्हारी तरह हैं, तो तुम मेरे साथ बैठी रहो, इंशाल्लाह मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारी आंख लग जाए तो मुझे जगा देना। मैं उसकी एहसानमंद हूँ कि उसने मेरा साथ दिया। तो किसी को बात भी नहीं करने देता था, ना ही किसी को साथ बैठने देता था। तो कहता था तुम्हारी बहनें बेटियां नहीं है, तुम जो किसी की बहन बेटी के साथ बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, जब कभी फरूक मारता था, ये सारे जुल्म वगैरह होते रहे हैं, तो कभी याद नहीं आया कि काश मेरे भी माँ बाप होते, बहन भाई बहुत होते? याद आती है, याद बहुत आती है माँ बाप की, बहनों की, भाइयों की। क्या समझती हो, अगर वालिदैन बहन भाई होते आज ये जुल्म होता तुम्हारे साथ? नहीं। इस माशरे में कोई ऐसा मिला भी नहीं कि जो माँ बाप की या बहनों की वो पूरी कर दे, जो इखला है? नहीं है, कोई नहीं मिला। क्या कहना चाहोगी इस माशरे से जो कुछ तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, खासकर जनूबी पंजाब के लिए? जनूबी पंजाब में तो हर जगह इसी तरह का जुल्म होता है। वहाँ तो माशरा ही ऐसा है, उन लोगों की तो न माँ बहन की किसी की कोई कदर नहीं है, वो सब औरतें एक जैसी समझते हैं। तो अगर किसी का दुख हो या कोई जुल्म में हो तो वो हंसी मजाक समझते हैं, अगर किसी को कत्ल कर दे तो वो कहते हैं हमें शादी तला खुशी हो रही है। फारूक है आपके खावन का नाम? जी। फारूक, चलो वालिदैन नहीं हुए, पता ही नहीं था, बहन भाइयों का नहीं पता, फारूक के साथ यानी कि जिंदगी गुजारी, 4 बच्चे पैदा हो गए, उसने भी ये कर दिया। जी। क्या कहोगी अल्लाह से या फारूक से क्या कहना चाहोगी? फारूक से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा शनासी कार्ड ही है उसके पास और निकाह फार्म, पासपोर्ट वो मुझे वापस कर दे। पासपोर्ट किस लिए उसने आपका बनवाया हुआ? बाहर लेने के लिए बनवाया था, इलाज करवाने के लिए। किस चीज का इलाज करवाना था उसने? मेरा जब बड़ा बेटा पेट में था, 2 माह का था, तो उस वक्त इसके भाई बहन और सब ने मुझे मार पीट किया था, मेरी हड्डियां तोड़ी थी, कमर तोड़ी थी। तो ये ले गया था मुझे बाहर इलाज कराने के लिए, तो दूसरी बार भी चेक करवाना था, तो इसीलिए पासपोर्ट बनवाया इसने। अच्छा, अल्लाह से कभी दुआ नहीं की कि अल्लाह ताला मेरे हाल पे रहम कर दे? बहुत दुआ करती हूँ अल्लाह से, दरूद का जिक्र हर वक्त करती रहती हूँ। तो जो कुछ याद आता है, पहले छोटी सी थी तो 5-6 माह पढ़ने जाती कुछ थी। याद है कि कहाँ पर, यानी कि अब याद भी क्या होगा, आपकी 3 माह की उम्र थी जब आपको भेज दिया। कोई अपना नाम पता ही बता दो इस मीडिया पे, हो सकता है कोई तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा बहन भाई, अब तुम्हें तो नहीं पता क्या हुआ, लेकिन कोई अपना इलाके का नाम ही बता दो कि शायद कुछ सुन के तुम्हें देख। पैदाश लाहौर की है मेरी, यही मेरी पैदाश हुई थी। 3 माह के बाद यहाँ से मेरी फूफी उठा के ले गई थी, तो वहाँ बेच दिया था क्योंकि उनकी शादी वहीं हुई थी जनूबी पंजाब में। तो मेरा नाम पहले माँ बाप ने क्या रखा है ये तो मुझे मालूम नहीं, तो अब जो फरूक साहब ना पुकारते हैं तो निकाह के फार्म में भी लिखा हुआ था कैनात शब्द। यानी कि कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, ना कभी माँ देखी, ना कभी बाप का एहसास हुआ, कोई नहीं। दिल तो बहुत करता होगा खुशी के मौकों पर, जब त्योहार पे सब तरह देखते होगी लोग, और औरतें अपनी माँ अपने घरों में जाती हैं ईदों पे, दिल तो करता होगा बड़ा जाने को। उस वक्त क्या ज़हन में आता है जब ये सारा कुछ कर देख रही होती हो, लोग औरतें जा रही होती हैं अपने लेके जा रही होती हैं अपने वालिदैन के पास? बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह से, अल्लाह पाक जैसे वक्त मेरे ऊपर आए किसी मुसलमान की बेटी पे ये वक्त ना आए। इस पूरे माशरे में मर्द ने क्या किया आपके साथ? कभी अच्छा सलूक नहीं किया। नाम क्या था आपका जो आपका उसने रखा था फारूक ने? कायनात शबनम। नाज़रीन, ये थी कायनात शबनम की सारी दास्तान। ना ही इसको अपने वालिदैन का पता है, ना ही अपने किसी ख़ानदान का पता है। इसके मुताबिक जो इसने सुना है, शायद तसव्वुराती तौर पर इसको पता है, यहाँ इसके साथ झूठ बोला गया है कि ये लाहौर में पैदा हुई, यहाँ से जनूबी पंजाब चली गई, वहाँ पर 3 माह की उम्र में भेज दी गई। 3 माह के बाद फिर जब शादी हुई, छोटी सी उम्र में, शायद बुलूगत भी नहीं थी, 8-9 साल की उम्र में शादी हुई, और उसके बाद जुल्म का ये जो सिलसिला था रुका नहीं, और अभी तक ये जहाँ पैदा हुई थी वहीं पे दोबारा
इन 4 बच्चों के साथ आज भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारी जैसे इसकी ज़िंदगी आज से जब इसकी पैदाइश के बाद जो शुरू हुआ था सफ़र, वो अभी भी उसी तरह जारी है। ये थी एक जनूबी पंजाब की तस्वीर और ये थी एक हमारे माशरे में एक औरत का जो इस वक्त मकाम है। मजमूई तौर पर ये उसकी एक तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी टीवी। बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में। सूबा सिंध में MQM के तमाम धड़े मुत्तहद हो गए हैं, लेकिन सूबा पंजाब में वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने उस वक्त हलचल मचा दी जब उनके नाम से, उनके दस्तखत से एक लेटर जो है सर्कुलेट कर रहा है कि उन्होंने पंजाब असम्बली तहलील करने की दरख्वास्त कर दी है। और उसके बाद बड़े आइनी और कानूनी सवाल उठ जाते हैं कि अगर पंजाब असम्बली इस तरह से डिज़ोल्व की जाती है तो क्या आइन में उसकी कोई गुंजाइश मौजूद है कि बग़ैर वजह के जो है वज़ीर आला जो है पंजाब असम्बली डिज़ोल्व कर दें और एक फ़र्द वाहिद जो है उसकी ख्वाहिश के ऊपर अरबों रुपए का नुकसान हो जाए पूरे मुल्क को, और पूरे कौम के जो मैंडेट लेके लोग आए हुए हैं वो उसकी मरहून मिन्नत है। दूसरा ये कि अगर परवेज़ इलाही के कहने पर असम्बली डिज़ोल्व होती है तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन को टाइम नहीं मिला, तो क्या परवेज़ इलाही ही कंटिन्यू करेंगे एज अ चीफ मिनिस्टर या कोई नया इंटरिम चीफ मिनिस्टर आएगा? अब जो ताल्लुकात हैं PDM के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के, तो उसमें तो इनका कंसेंसस ही नहीं होना और ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और एक आप समझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा पाकिस्तान में, ख़ासतौर पंजाब में। ऐसी सूरत में क्या गवर्नर जो हैं वो गवर्नर राज लगाएंगे, लगा सकते हैं, और क्या वो आइन के दायरे इख्तियार है उनके पास ऐसा कोई कि नहीं, इसका जवाब भी देंगे। KPK में मज़ीद कन्फ्यूजन है। KPK वाले कहते हैं कि जी हमने असम्बली नहीं तोड़नी जब तक पंजाब असम्बली टूट नहीं जाती, बिल्कुल यानी ख़त्म नहीं हो जाती, उसका वजूद ख़त्म नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि दिल उनका भी नहीं कर रहा। वो जैसे इंडिया की फ़िल्म थी ना कि दिल है कि मानता नहीं, तो वो दिल है कि मान नहीं रहा उनका, और वो वहाँ पे अभी तक डामाडोल है कि उन्होंने असम्बली करनी है, तहलील के नहीं करनी। मलिक अहमद ख़ान जो है उन्होंने बड़ी एक धुआंधार स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि मुल्क नए इंतखाब का मुतहम्मिल हो नहीं सकता, और ऐसे इंतखाब जिसमें PTI को शिकस्त होगी तो फिर ये आके इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे कि इलेक्शन कमीशन तो गैर जानिबदार था ही नहीं, वो तो जानिबदार था, तो इलेक्शंस क्यों करवाए जाएँ फौरी तौर पर। और वफाक की हुकूमत बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर आप इन सारे इस सर्कस से, अगर आप सर्कस से हट के आप कोई बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगले 2 से 3 दिन में कतर से भी आपको खुशखबरी आने वाली है इंशाल्लाह। आज UAE से आ गई हमें, UAE ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी पाकिस्तान को, लेकिन अब कतर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी खुशखबरी जो है वो एक्सपेक्टेड है। और 1 हफ़्ते के बाद मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ, आज कैलेंडर पे देख लें आप, 1 हफ़्ते से 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको चाइना से भी खुशखबरी आएगी। ऐसी सूरत में आप ये सोचें कि अगर इस मुल्क में किसी तरह का भी सियासी इस्तेहकाम होता तो मुल्क हमें दोबारा बनाने का कितना सुनहरी मौका है, और हमारे अरबाब इख्तियार वाले जो हैं वो लड़ रहे हैं आपस में अपनी ताकत के लिए, अपने प्रोटोकॉल्स के लिए, अपने माल बनाने के लिए, खसूटने के लिए, लूटने के लिए। उनको इससे गरज नहीं है कि पंजाब के शहरों में लोग रोटी को तरस रहे हैं, सिंध में आटे को तरस रहे हैं, बलूचिस्तान में तो शायद कुछ भी नहीं मिल रहा, और KPK में भी कोई ज़्यादा लोग खुश नहीं है। बेरोज़गारी जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही हैं, बच्चों के स्कूलों में छतें नहीं हैं। ऐसे में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होता तो इस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा? कंवर भाई अस्सलाम वालेकुम। कंवर साहब हमें गाइड करिएगा। परवेज़ इलाही साहब ने समरी भिजवा दी है डिज़ोल्व करने की पंजाब असम्बली, और हो सकता है हफ्ते के दिन KPK की भी डिज़ोल्व हो जाए। तो 2-3 सवाल हैं। ऐसी सूरत में चीफ मिनिस्टर कौन होगा? क्या गवर्नर का रूल होगा? क्या मौजूदा चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा? और आगे क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? उसमें सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क में बता दिया कि वज़ीर आला की असम्बली जो है वो तो गवर्नर पंजाब को आइन के आर्टिकल 112 के तहत 48 घंटों में उसको मंजूरी करना उन पर पाबंदी है, लाजमी है, मैंडेटरी है।
लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर गवर्नर साहब थोड़ा सा अपना विजडम इख्तियार करे तो ये एक सवाल पूछ सकते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि जनाब सूबाई असम्बली के इजलास मुसलसल 8 महीने से जारी हैं, कानून साजी मसाली हो रही हैं, वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बेहतरीन हैं और लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी कोई नहीं, तो ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हुई कि आपने असम्बली को तहरीर करने की राय भिजवा दी। तो वो अगर इस तरह से अपनी एक रिमार्क्स के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकते हैं, और लेकिन अपोजिशन भी अगर चाहे इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कह सकती है कि एक ऐसे शख्स के दबाव के तहत वज़ीर आला पंजाब ने सबरी भेजी है और तहरीर करने के लिए, जो खुद नाहिल है, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको नाहिल करार दे दिया है, उसकी पार्टी की चेयरमैनशिप जो है वो सवालिया निशान बनी हुई है, तो ऐसे शख्स के दबाव में आकर वज़ीर आला ने क्यों सबरी भिजवाई, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो कह सकते हैं। लेकिन बड़ा जीता अपोजिशन का मामला है, लेकिन जहाँ तक केयर टेकर गवर्नमेंट का सिस्टम है, अगर यह असम्बली तहरीर हो जाती है तो आर्टिकल 105 के तहत वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई और हमजा शहबाज लीडर ऑफ द अपोजिशन ये अपने 3 नाम भेजेंगे, और वो उसके बाद मशावरत के बाद नाम पर इतफाक ना हुआ तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर ये केस जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उसको 72 घंटे के अंदर अंदर वज़ीर आला का तकर्रुर करेगा, और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को या उसको तकर्रुरी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये है एक आईनी और कानूनी पोजीशन। अब्दुल्ला मोहल्ला अगर केयर टेकर वज़ीर आला बना तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ही मंजूरी से बनेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट जो है आईनी तौर पे इलेक्शंस को आगे कर सकती है? जी हाँ, केयर टेकर गवर्नमेंट में अगर वफाक भी अगर केयर टेकर गवर्नमेंट ये सवाल कर सकती है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कि जनाब ये एक मुश्तरका मफादात कौंसिल की राय की मंजूरी के बाद एक आईनी इदारा है कि जब तक डिजिटल मर्दमशुमारी नहीं हो जाती उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी नहीं करा सकेगा, तो लिहाजा इसको आप मजीद फर्दर 3 महीने 4 महीने जो है वो एक्सटेंड कर दिए गए। तो ये भी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार हैं जो 3 महीने एक्सटेंड करें, तो फिर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि अब चूँकि जनरल इलेक्शन के लिए भी जो 12 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो रही हैं तो ये नज़दीक पहुँच गए हैं, मई का महीना आ गया है या मई या जून का, तो हम इलेक्शन नहीं करवाते 90 दिन में, तो इसको उसके साथ ही शामिल कर सकते हैं। नज़र यही आ रहा है बशीर साहब, नज़र यही आ रहा है कि ये उसी के साथ लिंक कर देंगे जनरल इलेक्शन के साथ। ये 90 दिन में कंवर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उसके जो असल रहनुमा है वो तो चौधरी शुजात हुसैन है, तो अब अगर पार्लियामेंट तहलील हो गई तो चौधरी परवेज लाई पार्लिमानी लीडर नहीं रहे और वो निकल गए वहाँ से, तो अब चौधरी शुजात हुसैन पे मुनसर है कि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद की मंजूरी देते हैं या नहीं। तो ऐसे में परवेज लाई और मोनस लाई का सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है? चौधरी परवेज लाई का कोई सियासी और इत्तेहादी जो है वो खत्म हो गया है, मकाम स्टेटस इसलिए खत्म हो गया कि आइंदा जो टिकट दिए जाएंगे सूबाई असम्बली कौमी असम्बली के वो चौधरी शुजात साहब और तारिक बशीर चीमा साहब देंगे। कानून के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 205 और 132 137 के तहत परवेज लाई का, तो फिर अब मोनस लाई और चौधरी वो टिकट नहीं देंगे। चौधरी शुजात से मेरी बात हुई थी 2 महीने पहले, वो कहते हम तो इनको टिकट नहीं देंगे। ज़ैन और कमर दिलशाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुका है, पहले से था अभी और ज़्यादा हो गया, और इसमें कोई और बाहर वाला इससे ज़िम्मेदार नहीं है, सब कुछ हमारा अपना किया धरा है। हम अपने हाथों से अपने मुल्क में अफरा तफरी क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने हाथों से अपनी ज़ुबानों से हम इस मुल्क में जो है बेचारगी का एक समा पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो।